अगर आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए कोई प्रोडक्ट बनाते हो और सेल करते हो तो याद रखना आप मार्केट में ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आपको सेल करना होगा इमोशंस जो डायरेक्ट कनेक्टेड हो लोगों के दिलों से। और ऐसा कहना है वन प्लस के सीईओ और फाउंडर कार्ल पाई का, या फिर आप कार्ल पे जो भी बोल सकते हो इसे। सॉरी, वन प्लस नहीं, आज की डेट में बात करें तो नथिंग। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कार्ल पे के बारे में और साथ ही नथिंग और लिटिल बिट अबाउट वन प्लस। Up with Carl Pei, the man who successfully co-founded OnePlus. Carl Pei, the founder of Nothing. कार्ल पे का जन्म होता है सितंबर 11, 1989 बीजिंग, चाइना में। उनके जन्म के कुछ टाइम बाद ही उनकी फैमिली मूव करती है यूएस और उसके कुछ टाइम बाद स्वीडन में। तब तक उनकी एज सिर्फ 4 साल ही थी। जहां पर पाई बड़े होते हैं और उनकी प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन सब कुछ स्वीडन में ही होता है। लाइक द अदर सीईओ और फाउंडर, ये भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग रखते थे और उसके साथ ही कार्ल पे साइंस और फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट में काफी तेज थे। कंप्यूटर और इंटरनेट में ज्यादा इंटरेस्ट होने की वजह से कार्ल पे अपने पढ़ाई पे ज्यादा फोकस नहीं कर पाते थे और यही वजह थी कि साल 2011 में पे ने अपना कोर्स बीच में ही ड्रॉप कर दिया। एज लाइक जैसे कि हर जगह पर होता है, आप नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया चले जाओ तो वहां की लैंग्वेज और उनके रीति रिवाज और एक अलगपन सा नजर आएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई बिहार से जाकर किसी दूसरे स्टेट में काम करता है तो उसके साथ कैसा ट्रीट किया जाता है, सेम लाइक कार्ल पे के साथ भी ऐसा ही था कुछ। उनका मेन ओरिजिन था चाइना, बट वो बड़े हुए स्वीडन में और वहां की काफी सारी चीजें उनके पेरेंट्स को नहीं पता थी। सो दैट्स वाई एक इंटरव्यू में वो कहते हैं कि एक बार हैलोवीन था बट अनफॉर्चुनेटली उनके पास कॉस्ट्यूम नहीं था। तब उनकी फ्रेंड की मोम ने उनके फेस पर लिपस्टिक लगाई ताकि थोड़ा हैलोवीन फीलिंग आए। पैसा कमाने का जुनून उनके अंदर शुरू से ही था। दैट्स वाई जब ये सिर्फ 12 साल के थे तो अपने स्कूल में फेक रोलेक्स वॉच सेल करते थे। साल 2010 में कार्ल पे ज्वाइन करते हैं नोकिया और वहां पर वो सिर्फ 3 महीने ही काम करते हैं और उसके बाद कंपनी को लेफ्ट कर देते हैं। उसके बाद साल 2012 में वो एक फैन वेबसाइट क्रिएट करते हैं माई म्यूजिक के नाम से, म्यूजिक कंपनी के लिए। और म्यूजिक एक चाइनीज कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। बेसिकली माई म्यूजिक वेबसाइट क्या थी, ये न्यूज, इंफॉर्मेशन एंड स्पोर्ट्स प्रोवाइड करवाती थी म्यूजिक यूजर को। जल्दी ही इस वेबसाइट ने चाइना में काफी पॉपुलैरिटी हासिल कर ली थी। पे माई म्यूजिक वेबसाइट पर वर्क कर ही रहे थे। इसी दौरान म्यूजिक के सीईओ जैक वोंग को अटेंशन मिलती है उनके काम को देखकर और जैक पे को म्यूजिक मार्केटिंग टीम में काम करने के लिए ऑफर देते हैं और यहाँ पर वो कुछ टाइम के लिए काम भी करते हैं। एक इंटरव्यू में पे ने कहा था कि माई म्यूजिक वेबसाइट के एक्सपीरियंस ने बहुत हेल्प करी थी उनकी वन प्लस के फ्यूचर रोल में। कार्ल पे का एक्चुअल करियर स्टार्ट होता है जब वो ज्वाइन करते हैं ओप्पो एज ए सीनियर मार्केटिंग मैनेजर। इसके बाद ओप्पो कंपनी लॉन्च करती है ओप्पो फाइंड 3 एंड फाइंड 5 स्मार्टफोन, जिनके कैमरे मैसिव हिट हो जाते हैं और कार्ल पे इन सभी फोन्स के डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। वन प्लस जर्नी इन 2013 कार्ल पे स्टार्ट करते हैं एक नई कंपनी वन प्लस अपने कोलिग पिट लुई के साथ। पिट लुई उस वक्त ओप्पो में ही काम करते थे। जिस वक्त वन प्लस को लॉन्च किया गया कार्ल पे की एज सिर्फ 25 ईयर्स थी। हालांकि कार्ल पे ने ओप्पो को छोड़ दिया था और अपना खुद का एक ब्रांड वन प्लस बनाया था, बट इनडायरेक्टली कार्ल पे बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स से कनेक्टेड थे। बीबीके इलेक्ट्रॉनिक एक चाइनीज मल्टीनेशनल कंपनी है जो काफी बड़े स्मार्टफोन ब्रांड जैसे कि ओप्पो, वीवो, रियलमी को ओन करती है। और आपको बता दूं कि बीबीके इलेक्ट्रॉनिक ही वो कंपनी है जिसने वन प्लस को सपोर्ट किया था और साथ ही नथिंग को भी। और आपको एक हिडन पॉइंट बताता हूँ, वन प्लस शुरू करने से पहले कार्ल पे ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर व्हाइट लेबल MP3 प्लेयर चाइना में सेल किए थे। इसके साथ ही एक बार पे ने कहा था कि सैमसंग उन्हें हायर कर ले क्योंकि सैमसंग एक जायंट कंपनी थी और उन्हें पता था कि उन्हें वहां से कुछ सीखने को मिल सकता है। अब बात आती है कार्ल पे को वन प्लस का आइडिया कहां से आता। देखिए, आप 2013 का स्मार्टफोन इंडस्ट्री का डेटा उठाइए तो आप देखेंगे कि जो मिड रेंज थी उस वक्त 15 से 25 वाली खाली थी। उस रेंज में कोई ऐसा स्मार्टफोन नहीं था जो कि यूनिक चीज प्रोवाइड करवाता हो, क्योंकि मार्केट में उस वक्त जो लोअर फोन थे वो काफी चीप थे और जो एक एवरेज कस्टमर यूज तो कर रहा था पर उनमें वो बात नहीं थी जो एक कस्टमर चाहता था। और ब्रांड लाइक सैमसंग और एप्पल, इनके स्मार्टफोन जो प्रीमियम थे वो एक एवरेज कस्टमर की रेंज से बाहर थे। वन प्लस के पहले स्मार्टफोन को लॉन्च करने से पहले पिट और पाई एक सर्वे करते हैं कि एक्चुअली कस्टमर को चाहिए क्या, उनकी मेन प्रेफरेंस क्या है। पे अपने वन प्लस स्मार्टफोन में एक यूनिक और सिंपल यूआई एक्सपीरियंस देना चाहते थे ताकि लोगों को मजा आए यूज करने में। के लिए वो पार्टनरशिप करते हैं साइनाजन इनकॉर्पोरेशन से, एक कंपनी जिसे फाउंड किया था स्टीव कोंडिग ने 2013 चाइना में। बेसिकली साइनाजन किसी भी स्मार्टफोन के लिए कस्टम रोम तैयार करता है। आज साइनाजन को लिनेज ओएस के नाम से जाना जाता है और मैं अपने रेडमी नोट 8 में आज की डेट में लिनेज ओएस ही यूज कर रहा हूँ। मार्केट को अच्छी तरह से समझने के लिए पे खुद इंडिया और चाइना जैसी सिटी में रिसर्च करते हैं और प्रैक्टिकली जाते हैं वहां पर। फाइनली इन 2014 वन प्लस का पहला स्मार्टफोन लॉन्च होता है और जैसा एक्सेप्ट किया गया था ये फोन ह्यूज सक्सेस होता है। ये फोन मार्केट में अपनी एक अच्छी पकड़ बना लेता है। कार्ल पे ने उस वक्त जो मिडल मैन होते हैं जैसे कि शॉपकीपर, उनको बीच में से निकाल दिया था, यानी कि वन प्लस का फोन खरीदने के लिए आपको डायरेक्ट ऑनलाइन ही खरीदना पड़ेगा। लेफ्ट वन प्लस
वन प्लस कंपनी कितना ग्रो करती है ये सब आप जानते हैं। आज वन प्लस को प्रीमियम और मिड रेंज कैटेगरी में देखा जाता है। अगर आपके हाथ में एक वन प्लस का फोन है तो कम से कम आपको ये तो समझा जाता है कि आपके हाथ में एक ब्रांड है। अक्टूबर 2020 काल पे वन प्लस को छोड़ देते हैं और नया वेंचर शुरू करते हैं नथिंग। अब पे ने वन प्लस को लेफ्ट क्यों किया, पब्लिकली तो इसके बारे में कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है, पर रूमर्स की माने तो कंपनी के आइडिया और विचार जैसा वो चाहते थे इन चीजों पर वर्क नहीं कर रही थी और उसके साथ ही पे चाहते थे कि कंपनी के मार्केट को और एक्सपेंड किया जाए और साथ ही कुछ नई कैटेगरी को और ऐड किया जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। सो फाइनली ही लेफ्ट द वन प्लस। अक्टूबर 2020 नथिंग एक नया ब्रांड सामने आता है, बट ऑफिशियली नथिंग को लॉन्च किया जाता है 2021 लंदन में। नथिंग के बारे में बात करेंगे और साथ ही देखेंगे कि वाई नथिंग। नथिंग फोन को लॉन्च करने से पहले वेड के एक इंटरव्यू में पाई ने कहा था कि स्मार्टफोन इंडस्ट्री में कुछ नया लॉन्च करने के लायक रह ही नहीं गया था, यानी कि हर एक वो चीज़ आ चुकी थी, बट अब बात यह थी कि कुछ यूनिक कैसे लाया जाए। बड़े बड़े ब्रांड सेम ही चीज़ को बार बार निकाल रहे थे लिटिल बिट चेंजेस के साथ। आप ओप्पो, रियलमी, वीवो और वन प्लस को ही देख लो, ये चारों एक ही वेंचर बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर काम करती है। अब जैसे कि वन प्लस का डैश चार्जर ओप्पो के वोक चार्जर से इंस्पायर्ड है, चीज़ सेम है पर सिर्फ नाम बदल दिया गया है। दूसरा एग्जांपल अगर हम ले वन प्लस नोट N10 और N100 का, N100 का डिजाइन एग्जैक्टली सेम है ओप्पो के A53 जैसा, सिर्फ लुक्स ही नहीं स्पेसिफिकेशन भी सेम है। सिर्फ वन प्लस के सॉफ्टवेयर के मामले में थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें आइकॉनिक ऑक्सीजन OS होता है। ये सभी स्मार्टफोन इंटरनली सेम है, सेम कैमरा लेंस यूज किया जाता है, सेम डिस्प्ले यूज किया जाता है, पर इनको बाहर से नाम दे दिया जाता है अलग। सेम चीज आप देखोगे Xiaomi या रेडमी के साथ भी। लास्ट कुछ टाइम से इनकी नोट सीरीज में काफी गिरावट देखने को मिली है। इनफैक्ट ये बात सही भी है। HTC और LG जैसे ब्रांड खत्म क्यों हो गए, क्योंकि इनके पास नया करने का कुछ था ही नहीं। चीजें कुछ यूनिक होनी चाहिए। याद है ना एप्पल का फर्स्ट फोन समथिंग डिफरेंट, और कितना हाइप क्रिएट किया था इसने, और इसी मार्केट के लूप होल को समझा था वन प्लस ने, और अब सेम चीज करने जा रही थी नथिंग। पे ने कहा था कि नथिंग सेम वन प्लस मॉडल को ही फॉलो करेगा बट कुछ लिटिल बिट चेंजेस के साथ। इन 2021 काल पे एसेंशियल फोन के प्रॉपर्टी और एसेट को एक्वायर करते हैं। एसेंशियल PH1 एक फोन था जो 2017 में लॉन्च किया गया था एंडी रूबिन के द्वारा। एंडी रूबिन वही है जिन्होंने एंड्रॉइड को फाउंड किया था। एंड्रॉइड सेंट्रल के इंटरव्यू में पे ने कहा था कि उन्हें एसेंशियल फोन का नाम बहुत पसंद था, पर वो अपने खुद की एक लेगेसी क्रिएट करना चाहते थे। नई कंपनी के लिए एक नाम सर्च करना सच में बहुत ही चैलेंजिंग था, क्योंकि वो कुछ यूनिक और मीनिंगफुल नाम चाहते थे। इसके साथ ही वो नाम कुछ ऐसा रखना चाहते थे कि नाम इजी टू यूज हो और आसानी से याद हो सके। मैं खुद नथिंग का फोन यूज कर रहा हूं और कई बार मेरे फ्रेंड मुझसे बोल देते हैं यार तेरा वो समथिंग का फोन दिखाना। वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। काल पे को दो नाम सजेस्ट हुए, स्टोन और नेक्स्ट, और ये दोनों नाम उसने अपनी छोटी सिस्टर के साथ शेयर किए तो उसने इन नाम को क्रिंज कह दिया, और ये सुनकर वो अपसेट हो गए और इसके बाद डिसाइड किया कंपनी का नाम होगा नथिंग। नथिंग कंपनी ने काफी हाई प्रोफाइल कंपनी को अट्रैक्ट किया है, जैसे कि जीबी गूगल वेंचर, टोनी फेडल एक सिलिकॉन वैली एंटरप्रेन्योर है, केविन ली को फाउंडर ऑफ ट्विच, टिव हुफन CEO ऑफ रेडिट, जोस बकले एक इन्वेस्टर और एंटरप्रेन्योर है। नथिंग फर्स्ट प्रोडक्ट साल 2021 नथिंग लॉन्च करती है अपना पहला प्रोडक्ट नथिंग ईयर 1, जो कि टीनेज इंजीनियर एक स्वीडिश कंपनी है उसके साथ कोलैबोरेट करके बनाया गया था। डिजाइन के लिए हायर किया गया था एडम बेट्स को, जो कि 14 साल डायसन में काम कर चुके हैं। फाइनली कंपनी ने जो ट्रांसपेरेंसी का कॉन्सेप्ट बनाया था उसके अकॉर्डिंग पहला ईयरबड लॉन्च कर दिया, और नथिंग वर्ल्ड का पहला ट्रांसपेरेंसी वाला ईयरबड्स लाता है जो कि काफी पॉपुलर होता है, और अब तक 5.5 लाख प्लस यूनिट इसके सेल हो चुके हैं। ट्रांसपेरेंट ईयरबड के साथ फाइनली नथिंग ने जो कमिटमेंट करी थी, इनोवेशन, सिंप्लिसिटी, ट्रांसपेरेंसी, वो सब कर दिखाया था। नथिंग स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी रन इन सर्कल, वेल इट्स ट्रू। नथिंग का फोन इंस्पायर्ड था एसेंशियल फोन 1 से। ऐसा नहीं है कि इससे पहले ट्रांसपेरेंट फोन ना आए हों। Xiaomi Mi8 एक्सप्लोरर जो आप देख सकते हो यहाँ पर, एसेंशियल PH1 लुक वाइज एक इनोवेटिव डिजाइन फोन था, पर सिर्फ अपने हाई प्राइस और लो कैमरा क्वालिटी की वजह से फोन मार्केट में मार खा गया। बट काल पे कुछ अलग करना चाहते थे लाइक द एप्पल, सो यहाँ पर फोन को ट्रांसपेरेंट तो रखा जाता है बट नॉट कंप्लीटली, और साथ ही इसमें यूज किए जाते हैं 900 प्लस LED लाइट्स, और ये डिजाइन कुछ 90s के iMac से भी इंस्पायर्ड था। अब ध्यान से सुनिए, अगर आप बिजनेस करते हैं तो काल पे क्या कहते हैं, अगर आप एक अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं और उसे प्रमोट नहीं करते तो उसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा, और जाहिर सी बात है कोई खरीदेगा भी नहीं। दूसरी ओर अगर आप एक खराब प्रोडक्ट बनाते हो और प्रमोट करते हो, लोगों को पता चलता है तो भी आप फेल होंगे, क्योंकि एक बार खरीदने के बाद कोई दोबारा नहीं खरीदेगा और ना ही किसी को रेकमेंड करेगा। सो प्रोडक्ट को सक्सेस करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि एक अच्छा प्रोडक्ट बनाओ, हाइप क्रिएट करो और साथ ही प्रमोट भी।
सो जब लोगों को इसके बारे में पता चलेगा तो वो इसे खरीदेंगे भी और साथ ही दूसरों को भी खरीदने का सजेस्ट करेंगे। दूसरी ओर जरूरी नहीं है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा होने से ही आपकी सक्सेस होगी, इसमें काफी सारे अदर फैक्टर भी मैटर करते हैं। अब देखिए, नथिंग फोन के सक्सेस होने की वजह कुछ ये भी है कि कार्ल पे OnePlus के CEO रह चुके हैं, तो दैट्स वाई कार्ल पे को काफी मीडिया अटेंशन भी मिली थी, जिस वजह से नथिंग फोन का काफी हाइप भी क्रिएट हुआ था। और आप नोटिस करना, एप्पल के बाद अगर किसी कंपनी को इतनी अटेंशन मिली थी तो वो था OnePlus। अब सपोज कीजिए कि स्टीव जॉब्स जिंदा होते और वो एप्पल को लेफ्ट करके एक नई कंपनी खड़ी करते, एक नया स्मार्टफोन ब्रांड लाते, तो चांसेस हैं कि लोग उनके स्मार्टफोन को खरीदे। वो फोन अच्छा है कि नहीं वो बात की बात है, बिकॉज उनके फेस वैल्यू भी क्रिएट हो चुकी है। आज काफी सारी कंपनी एप्पल के डिजाइन को लेगेसी को फॉलो कर रही है और देखा जाए तो फॉर्म फैक्टर के मामले में नथिंग फोन भी इससे अछूता नहीं है। पर जब इस फोन के फ्लिप करके रखोगे तो इस फोन को एक बैक पैनल में जो 900+ लाइट दी गई है वो इस फोन को यूनिक बनाएगी। दैट्स द कॉन्सेप्ट। वीडियो पूरी देखी है तो आपको पता ही होगा कि पाई ने ओप्पो ज्वाइन किया था एज ए सीनियर इंटरनेशनल मार्केटिंग हेड के रूप में। अब जाहिर सी बात है इन्हें कंप्लीट नॉलेज थी मार्केटिंग की भी, सो दैट्स वाई पाई ने डायरेक्टली अपना फोन मार्केट में नहीं उतारा। इंस्टेड ऑफ फोन उन्होंने सबसे पहले लॉन्च किया अपना ईयरबड्स, एक ऐसा ईयरबड्स जो आज तक मार्केट में कभी किसी ने नहीं देखा है, एक ट्रांसपेरेंट ईयरबड्स जिसकी कीमत होती है अराउंड 5,500 के करीब। पाई ने कहा था कि ऑडियो हर कंपनी के लिए जरूरी है, बट सिर्फ ऑडियो से आप लॉन्ग टर्म रन नहीं कर सकते। अब मार्केट में ईयरबड्स आने के बाद ईयरबड्स पॉपुलर हुए, जो स्पेसिफिक कंज्यूमर इन्होंने टारगेट किए थे उनके बीच इनका प्रोडक्ट सक्सेस भी रहा, मीडिया अटेंशन भी मिली और साथ ही और फंड का भी इंतजाम हुआ। और अब बारी थी मेन टारगेट की, वो था फोन। अगर देखा जाए तो ऑडियो मार्केटिंग कोई नई नहीं है, इससे पहले OnePlus, ओप्पो, रियलमी, Xiaomi एंड ऑफ कोर्स एप्पल भी स्ट्रेटेजी को यूज कर चुकी है। इन इंडिया अगर हम बात करें, नथिंग फोन यहाँ पर लॉन्च होता है अराउंड 30K, बट अनफॉर्चुनेटली ये फोन इतना सेल नहीं हुआ। मे बी ब्रांड नया है, लोगों को प्राइस ज़्यादा लगा, पर आज की डेट में जब इस फोन की प्राइस हो जाती है 28 से 30 हज़ार पे, तो ये फ़ोन काफ़ी डिमांड में है। इवन इसके केसेस भी लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इतनी डिमांड बढ़ी है इसकी। यानी कि लॉन्च के 4-5 महीने बाद जब कस्टमर को इसकी प्राइस सूटेबल लगी और साथ ही जो बग्स एंड इश्यूज थे टाइम के साथ उन्हें फिक्स कर दिया गया। नथिंग को लेकर पाई ने कहा कि हमने कुछ नया इन्वेंट नहीं किया है, हमने एंड्रॉइड को दोबारा से इन्वेंट नहीं किया है, हमें सिर्फ और सिर्फ मार्केट का एक्सपीरियंस है और मार्केट में जो गैप है, लूप होल है, सिर्फ उसे भरा है। लीकर ब्रांड बियर बाइसेप के एक एपिसोड में कार्ल पे कहते हैं कि उनके पास एक सेकंड ऑप्शन भी था अगर वो नथिंग ब्रांड को शुरू नहीं करते, वो था मिजकल एक तरह का मैक्सिकन लीकर या फिर एक तरह से हम बोले टकीला होता है, वो उसको लाने वाले थे और इसके लिए वो मैक्सिको भी गए थे। बिकम अ CEO ऑफ एप्पल। स्टीव जॉब्स को लेकर पे ने कहा है कि अगर आज स्टीव जॉब्स जिंदा होते तो शायद टेक्नोलॉजी में कुछ नई इनोवेशन देखने को मिल सकती थी और वर्ल्ड को कुछ ऐसे ही लीडर की जरूरत है। और इसके साथ ही एक इंटरव्यू में पे से क्वेश्चन किया जाता है कि अगर आप एप्पल का CEO बना दिया जाए तो आप क्या करोगे। पे ने कहा कि आई डोंट थिंक कि मुझे कुछ करने की जरूरत है, बिकॉज एप्पल ऑलरेडी एक सारी यूनिक स्ट्रेटेजी पर वर्क कर रही है, स्पेसिफिक कंज्यूमर को भी टारगेट कर रही है और साथ ही लास्ट WWDC में उन्होंने अपने बाय नाउ पे लेटर का भी ऑप्शन दिया ताकि और यूजर और कंज्यूमर अट्रैक्ट हो। ऑडियंस, एप्पल का ऑडियंस कौन है आप जानती हैं, एप्पल एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करती है और कार्ल पे भी सेम स्ट्रेटेजी को यूज करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका फोन एप्पल की तरह हो फॉर्म फैक्टर में, बट कुछ अलग भी हो, और ये हुआ भी, आपने देखा ही होगा। पे का कहना है कि उनका फोन उन लोगों के लिए है जो एक स्टाइलिश डिजाइन चाहते हैं और इसके लिए पैसे देने को भी तैयार है, लाइक द एप्पल। और यही वो कस्टमर है जो कंपनी को रन करने में उनकी हेल्प करते हैं, ना कि एक लो एवरेज कस्टमर। एप्पल का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, आज एप्पल $3 ट्रिलियन की कंपनी ऐसे ही थोड़ी ना है। जाहिर सी बात है फ्यूचर में आपको नथिंग के और स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। हाल ही में MWC में पे ने कहा था कि उनका आने वाला फोन स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 चिपसेट पर रन करेगा, बट नथिंग फोन 2 जब आए तो आए, बट आज की डेट में नथिंग बस 2 आ चुका है। पे एक कनेक्टेड इकोसिस्टम रखना चाहते हैं विद अदर ब्रांड और इसके लिए नथिंग ऑलरेडी टेस्ला के साथ भी पार्टनरशिप कर चुका है। और इसके साथ ही नथिंग फोन ऑटोमेटिकली नथिंग ईयरबड्स को लो लेटेंसी मोड में स्विच करेगा जब आप गेम प्ले करोगे। लो लेटेंसी मोड बेसिकली गेमिंग के दौरान साउंड इफेक्ट में जो डिले होता है माइक्रोसेकंड का, उसको फिक्स करता है। इसके अलावा कंपनी क्रिप्टो करेंसी भी एक्सेप्ट करेगी। नथिंग ईयरबड्स के टाइम पर भी इन्होंने क्रिप्टो करेंसी का एक्सेप्ट किया था। इसके अलावा कंपनी अपने इन्वेस्टर के लिए NFT आर्ट वर्क पर भी वर्क कर रही है और साथ ही वेब 3.0 इसको तो अडॉप्ट करना ही पड़ेगा और इसके लिए ऑलरेडी इंजीनियर एक्सपेरिमेंट शुरू भी हो चुके हैं। जस्ट स्टार्ट। पे का कहना है कि जब हमने नथिंग फोन पर काम करना शुरू किया उस वक्त हमारे पास सिर्फ 5 इंजीनियर थे, सो दैट्स वाई आधे से ज़्यादा काम बाहर से होता था और आज हमारी टीम में 100+ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं।